ओके स्टार्टेड। देखो फर्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। हम कह सकते हैं इंटरनेट इज ए इंटरनेशनल नेटवर्क ऑल्सो। इंटरनेट क्या होता है हमारा? इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। उसके बाद में सेकंड डेफिनेशन आप कह सकते हो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, या फिर कह सकते हो मिलियन बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स या मिलियन ऑफ कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। क्या किस लिए करते हैं हम? डेटा शेयरिंग के लिए करते हैं। प्लस में आप कह सकते हैं कि आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे अगर इंफॉर्मेशन भेजनी है, कोई डेटा भेजना है, तो भी हम इंटरनेट का यूज करते हैं। वो चाहे किसी भी जियोग्राफिकल एरिया पे दूसरा यूजर आपका रहता हो। अगर आप कहीं एक प्लेस पे रहते हैं, जैसे आप हरियाणा में हैं, आपको सेंड करना डेटा किसी दूसरे स्टेट में, जैसे एमपी में डेटा सेंड करना है, तो आप क्या करोगे? हरियाणा से अपना डेटा अगर वहां भेजना तो ईमेल का यूज करते हैं हम, तो ईमेल के थ्रू, लेकिन आप पे इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तब आप अपना डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे भेज सकते हैं। सेम वे में किसी दूसरे प्लेस पे कोई भी इंफॉर्मेशन आपको सर्च करनी है, तो भी आप इंटरनेट को प्रिफेयर करते हैं। इंटरनेट को वो इंफॉर्मेशन आप टाइप करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपको वहां पे क्या हो जाती है? शो हो जाती है। ठीक है। और इंटरनेट की हिस्ट्री की बात करें तो स्टार्टिंग में इंटरनेट को स्टार्ट किसने किया था? अर्पानेट एक एजेंसी है जो आपकी यूएस में है। ठीक है, उसने सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत की थी, इंटरनेट को स्टार्ट किया था। लेकिन अर्पानेट जो है वो यूएस में डिफेंस सिक्योरिटी पर्पस के लिए उन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कि अपनी डिफेंस के लिए, अपनी आर्मी वहां की, उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए उन्होंने एक इंटरनेट की शुरुआत की थी, कि ताकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपस में कम्युनिकेशन की क्या होती है? बहुत कॉन्फिडेंशियल होती है, यानी कि वो इन्फॉर्मेशन लीक नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे यूजर को पता नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी और उन्होंने इस एजेंसी को स्टार्ट किया था। तो अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती, कोई बताना चाहेगा? एनी वन ऑफ यू? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। किसकी फुल फॉर्म होती है? अर्पानेट की होती है। मैंने बता दिया कि फर्स्टली स्टार्टेड इन यूएसए, यानी कि एजेंसी यूएस में आपकी स्टार्ट हुई थी 1960s में। ध्यान रखना 1960s में, यानी कि स्टार्टेड इन 1960s के अराउंड, और फंक्शनल आपकी हो गई थी 1967 के अराउंड में। ठीक है, तो इसमें काफी सारे फिर आगे इन्हांसमेंट होते रहे, बढ़ते रहे, फिर इंटरनेट आपका हर जगह पे एक तरीके से अवेलेबल हो गया। ठीक है, क्लियर है इतना सबको? ये देखिए एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत अगर आपको पढ़ना हो तो मैंने कंप्लीटली यहाँ पे मेंशन कर दिया है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए स्पेशली इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, और इस नेटवर्क को स्टार्टिंग कब हुई थी? 1960s में मेंशन है ना यहां तक। ठीक है, उसके बाद में देखो क्या क्या इसमें क्या क्या हुआ, मतलब कौन कौन सी 4 नोड्स थी जहां पे यूनिवर्सिटी, कौन कौन यूनिवर्सिटी ने यहाँ पे वर्क किया था। तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एट लॉस एंजल्स में ये यूनिवर्सिटी है, और दूसरी है स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट SRI, और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अगेन कैलिफोर्निया एट सेंट बारबरा। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी आपकी है। और एक और यूनिवर्सिटी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह। ठीक है, ऑन अक्टूबर 29, 1969 इन यूनिवर्सिटीज में भी क्या था आपका एक तरीके से इनका एक तरीके से इन्वॉल्वमेंट रहा है। ठीक है, और फिर है अक्टूबर 29, 1969 में फर्स्ट मैसेज वाज एक्सचेंज बिटवीन UCLA एंड SRI। UCLA कौन सी है आपकी यूनिवर्सिटी? एसी में से UCLA यानी कि कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और SRI के बीच में, दोनों के बीच में इन्होंने क्या किया? एक तरीके से एक्सपेरिमेंट किया मैसेज सेंड करने का, यानी कि एक ईमेल भेजा कि हाँ इंटरनेट आपका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। फर्स्ट कम्युनिकेशन आपका अक्टूबर 29, 1969 के बीच में हुआ। वो किन दो यूनिवर्सिटी के बीच में हुआ? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और एक और यूनिवर्सिटी आपकी SRI, दैट इज स्टैनफोर्ड। SRI क्या है आपकी? एक यूनिवर्सिटी है, ये भी इसी में आएगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। और वो फर्स्ट मैसेज किसने क्रिएट किया था? वो फर्स्ट मैसेज किसने भेजा था? रॉय टॉमिल्सन। ठीक है, इसने क्या किया? एक मैसेज टाइप किया था और वो मैसेज आपका कम्युनिकेट हुआ था। समझ गए? तो हिस्ट्री एक तरीके से अर्पानेट की शुरुआत हुई, वहां से इंटरनेट का हमारा शुरुआत हुई। उसके बाद में किस प्लेस पे हुई? तो यूएस में हुई थी। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज उसमें जिनका एक तरीके से पार्टिसिपेशन रहा? तो वो यूनिवर्सिटीज आपकी कैलिफोर्निया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, एक स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया अगेन एट सेंट बारबरा, यानी कि 2 यूनिवर्सिटी आपकी अलग अलग प्लेस पे हैं। दूसरी यूनिवर्सिटी ऑफ उटाह। ये कुछ यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने खुद सबका पार्टिसिपेशन के बाद में इस इंस्टीट्यूट को स्टार्ट किया, इस अर्पानेट को शुरुआत किया, इंटरनेट की शुरुआत की। ठीक है, क्लियर है सबको यहां तक का पार्ट? मतलब इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट होता क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट मैंने लास्ट टाइम करवाया था। एप्लीकेशंस की एप्लीकेशंस क्या है वो टॉपिक आएगा तो उसमें बता देंगे। ये भी वही है कि सबसे पहले इंटरनेट का किसने स्टार्ट किया था? इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? कोई बताना चाहेगा? विंटन सर्फ है जी, विंटन सर्फ,
जिन्होंने इंटरनेट की शुरुआत की थी। कई बार पेपर में आता है 1 मार्क्स में, चाहे कितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी ये क्वेश्चन आता है कि इंटरनेट की शुरुआत किसने की थी, तो उसका उस डेवलपर, उस भाई साहब का नाम क्या था, विंटन सर्फ, जिन्होंने इस इंटरनेट की शुरुआत की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका मेन एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, तो प्लीज इसको भी आप एक बार थोड़ा सा अच्छे तरीके से रीड करके चलें ताकि याद रहे। ओके, बाकी कुछ वो नहीं है कि आप इसको रीड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ चीजें ऐसी नहीं है कि जो बताने लायक उसमें, तो आप एक बार रीड कर लेना, समझ आ जाएगा। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट बताना चाहे कोई, इंटरनेट की डेफिनेशन दोबारा से देखो, कुछ अलग डेफिनेशन आप लिखना चाहो अपने अकॉर्डिंग, कुछ अच्छे से समझना चाहे तो इंटरनेट इज लाइक ग्लोबल सिस्टम, एक ग्लोबल सिस्टम है जहां पे आपको हर इंफॉर्मेशन मिलेगी पूरे वर्ल्ड की, इसलिए बोल रहे हैं ग्लोबल। ग्लोबल मतलब हर पूरे वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे है, आप जो चाहे सर्च कर सकते हैं, किसी को ईमेल भेजना किसी भी पर्टिकुलर पेज पे आप भेज सकते हैं, किसी के बारे में सर्च करना हो, मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के बारे में सर्च करना है, आई एम अनेबल टू गो ओवर देयर फिजिकली, क्योंकि मुझे टाइम लगेगा फिजिकली जाने में, बट मुझे अगर सर्च करना है तो आपके पास इंटरनेट, आप गूगल पे जाइए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लिखिए, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यानी कि जिस भी प्लेस के बारे में, जिस भी एक्टिविटी के बारे में, जिस भी थिंग के बारे में आप सर्च करना चाहते हैं, आप इंटरनेट को प्रिफेर करिए और वहां से वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, क्लियर है? तो इंटरनेट को देखिए बेसिकली हम क्या कहां का यूज कर रहे हैं, इंटरनेट बनेगा कैसे, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जैसे मिलियंस ऑफ प्राइवेट नेटवर्क हो गया, पब्लिक नेटवर्क हो गया, एकेडमिक हो गया, बिजनेस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, इन सब नेटवर्क्स को मिलाकर के एक तरीके से आपका पूरा पूरा वर्ल्ड किससे कनेक्टेड हो गया है, इंटरनेट से कनेक्ट हो गया है। क्लियर है सबको? ये तो बेसिक इंटरनेट के बारे में है, बेसिक इंटरनेट के बारे में। आई थिंक क्लियर हो गया सबको? यस एंड नो प्लीज बताएं। यस सर। उसके बाद में आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशंस कहां एप्लीकेशंस है, किस जहां जहां आप इंटरनेट का यूज करते हैं वो सब के इंटरनेट की एप्लीकेशंस हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ईमेल है, एफटीपी है, टेलनेट भी इसमें आ सकता है, ई कॉमर्स है, यानी कि यहां हम इंटरनेट का यूज करते हैं। पहले तो देखो सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल, हमें किसी भी यूजर को किसी भी प्लेस पे हमें मैसेज भेजना हो, जैसे मैं कहता हूं कि आई एम स्टैंडिंग हियर इन इंडिया एंड आई वांट टू सेंड मैसेज टू कनाडा, क्या मैं कनाडा में मैसेज नहीं भेज सकता? बिल्कुल भेज सकता हूं, मैं ईमेल भेज सकता हूं, बशर्ते मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपके डिवाइस में इंटरनेट चलता है, सामने वाले के डिवाइस में इंटरनेट चलता है। मैंने ईमेल टाइप किया और मैं ईमेल को क्या करूंगा, इंटरनेट के थ्रू और उसको क्या कर दूंगा, मैं सेंड कर दूंगा, सामने वाले के पास मैसेज रिसीव हो जाएगा। जब भी वो इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट होगा, वो ईमेल के इनबॉक्स में उसको वो ईमेल मिल जाएगा जो आपने सेंड किया है। यानी कि सेंडिंग करने में और रिसीविंग करने में, रिसीविंग में कैसे, जैसे उसके पास इंटरनेट नहीं होगा, मान लीजिए वो डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो वो अपना ईमेल चेक नहीं कर पाएगा, लेकिन जैसे वो इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा, जो ईमेल आपने भेजा था वो इनबॉक्स में उसको मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा है सर्चिंग एंड ब्राउजिंग इंफॉर्मेशन। अगर हमें सर्चिंग और ब्राउजिंग करना हो, कुछ भी सर्च करना है इंटरनेट पे, तो हम गूगल को प्रीफर करते हैं, हम गूगल पे जाते हैं, लेकिन इंटरनेट से आप कनेक्टेड होने चाहिए। अगर आपको सर्चिंग करनी है, कुछ भी इंफॉर्मेशन ब्राउज करनी है, कोई वेबसाइट चेक करनी है, तो उसके लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन है तो आप उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, सर्चिंग कर सकते हैं, ब्राउजिंग कर सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, कॉपिंग फाइल बिटवीन कंप्यूटर्स, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करनी है, इंटरनेट से कनेक्टेड है तो आप इजिली दूसरे सिस्टम को आप चाहो तो एक्सेस भी ले सकते हैं, रिमोट डेस्कटॉप का कनेक्शन भी होता है, और प्लस में एक सिस्टम की फाइल दूसरे सिस्टम में कॉपी भी कर सकते हैं। ये भी एप्लीकेशन आपकी कंप्यूटर सिस्टम में रहेगी इंटरनेट के थ्रू। अगला है कंडक्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस। जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सब लोग यूज करते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग, क्योंकि कोई भी इस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी इनहांस हो चुकी है कि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि वो बैंक में जाकर के लाइन में खड़ा रहे और वहां पे टाइम वेस्ट करे। आज आपके पास ऑप्शन है कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज करिए, ऑनलाइन बैंकिंग यूज करिए, और उसके थ्रू जिसको भी आपको पैसा ट्रांसफर करना है, मनी ट्रांसफर करनी है, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना है, आप वहां से डायरेक्टली अपने ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करो और वहां से अपना जो भी सामने वाले को जिसको आपको मनी ट्रांसफर करने है उसका अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, वो डिटेल्स आपको वहां पे फिल करनी है, और जितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर बैंक वेबसाइट, आप वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने हो वो भी आप आज घर बैठे कर सकते हैं, आपको फिजिकली बैंक जाने की जरूरत नहीं है अगर इंटरनेट आपके पास है। नेविगेशन के लिए, जैसे आप कहीं बाहर घूमने के लिए जाते हैं, आपको किसी प्लेस के बारे में नहीं पता, आपको रास्ता ही नहीं पता, किस वे को फॉलो करते हुए आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो आज आपके पास देखो गूगल मैप है, गूगल मैप है नेविगेशन के लिए, आपका मैप चलता है, आप मैप को ऑन कर लेते हैं, डेस्टिनेशन वाला प्लेस भर देते हैं वहां पे, और इंटरनेट के थ्रू देखो आपको बिल्कुल पूरा प्लेस पता चलता है, आपको लेफ्ट मुड़ना है, अभी आपको राइट टर्न कर लेना है, और डेस्टिनेशन जैसे पहुंचो कितना डेस्टिनेशन, यानी कि 20 किलोमीटर अभी भी रहता है,
कितना 8 किलोमीटर आपको बिल्कुल स्ट्रेट चलना है, उसके बाद में आपको राइट मोड़ जाना है, सब इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे डिस्प्ले होती है। यानी कि ये भी नेविगेशन के लिए भी हम बेसिकली यूज करते हैं। उबर ओला वाले जितनी कंपनीज हैं, जो वहां पे देखा होगा आपने, यूजर्स को जितने भी कस्टमर होते हैं वो वहां से क्या करते हैं, टैक्सी हायर करते हैं और जिस प्लेस पर वो जाना होता है वो प्लेस वहां पे मेंशन करते हैं। और ओला वाले उबर वाले क्या करते हैं, उनके पास मैप चलता रहता है, वो उस पर्टिकुलर मैप पे ऑटोमेटिकली कार को डायरेक्शन देता रहता है कि आपको यहाँ से ऐसे मुड़ जाना है, उसके बाद में आपको ऐसे टर्न करना है, और फाइनली आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। यानी कि वहां पे भी इंटरनेट यूज होता है। ठीक है, अगला आता है प्लेइंग इंटरेक्टिव गेम्स। आजकल ऑनलाइन गेम्स आप खेलते हैं ऑनलाइन गेम्स के लिए, और भाई आजकल तो सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट मैं कहूंगा कि काफी यूजर्स जो स्टूडेंट्स हैं, ऐसे गेम बहुत सारे हैं जिनको वो आजकल प्रीफर कर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट फिर भी अगर आप कहोगे तो भाई बोलना पड़ेगा कि पबजी का जो गेम चल रहा है आजकल ऑनलाइन मोस्टली यूजर्स खेलते हैं। मोस्टली बहुत सारे, मतलब इंडिया में एक तरीके से इस गेम की तो बहुत लत लगी हुई है, इंडिया ही नहीं अब्रोड भी ऐसा है। तो ऑनलाइन इंटरेक्टिव गेम्स आपको खेलने हैं तो आप उसके लिए भी आपको इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट नहीं है तो आप बैठे रहे, यूजर वेट करते रहेंगे, फिर कहोगे कि हाँ मुझे तो भाई यहाँ से देखो इस प्लेस से आज तो मुझे फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, आज मुझे किस साइड पे उतरना है। काफी सारे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि इस गेम खेलना, उससे पहले प्लानिंग कर लेते हैं, भाई आज इस साइड पे नहीं जाएंगे, हम उस साइड पे जाएंगे, पहले से डिसाइड करके। फिर सब लोग मिलकर के अपनी टीम बना करके आप लोग वहां पहुंचते हैं, उसके बाद में अपना टारगेट सेट करते हैं, किसको पहले स्टार्ट करना है। एवरीथिंग यू कैन प्ले ऑन यूजिंग इंटरनेट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है वीडियो एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग। वीडियो एंड म्यूजिक स्ट्रीमिंग कैसे, आपको वीडियो देखना है, म्यूजिक सुनना, सॉन्ग सुनने हैं, चाहे आप ऑडियो एंड वीडियो कम्युनिकेशन करें, जैसे चैट एंड वॉइस कम्युनिकेशन, मैंने आगे वाला टॉपिक आ रहा है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। आज आप जूम ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं, जूम ऐप के थ्रू पढ़ रहे हैं, ये भी किससे पॉसिबल हुआ है, इंटरनेट से पॉसिबल हुआ है। हम, मेरे पास भी इंटरनेट कनेक्शन है, आपके पास भी इंटरनेट कनेक्शन है, आप लोग कनेक्टेड हैं, आप सब कनेक्टेड हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी कि हम आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, टू वे कम्युनिकेशन कर रहे हैं। ठीक है, आप मुझे देख पा रहे हैं, मैं आप सबको देख पा रहा हूं, यानी कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया एक तरीके से। और एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग जिसमें आप लोग वीडियो ऑफ करके बैठे हैं, या फिर एक ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया जैसे रेडियो कम्युनिकेशन होता है, लाइक दैट। ठीक है, चैटिंग कर सकते हैं, चैटिंग वाला ऑप्शन आपका ये रहेगा। यानी कि सब चीजें आपकी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। क्लियर है सबको यहां तक का पार्ट। एक और पॉइंट मैंने बोला था ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स बेसिकली हम किसके लिए यूज करते हैं, कोई बताना चाहेगा? ई कॉमर्स हम किस लिए यूज करते हैं? ऑनलाइन शॉपिंग। जी हाँ, ऑनलाइन शॉपिंग करना हो जी भाई, कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, OLX पे बेचते हैं, प्लस में आप अमेजोन पे हो गया, स्नैपडील हो गया। ठीक है, ये वेबसाइट जो आपके पास, फ्लिपकार्ट है, यहाँ से आप कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट्स अगर आपको बाय करना है तो वहां से प्रिफेयर करते हैं, उस प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन होती है आपको आपके सामने क्या हो जाती है, डिस्प्ले हो जाती है, और वहां से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना होता है। ठीक है, डिटेल्स फिल कर लेनी होती है, अपना पिन कोड वहां पे मेंशन करना होता है, और जैसे ही वो प्रोडक्ट अगर आपकी एरिया में डिलीवरेबल होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है कि हाँ आपके एरिया में डिलीवरी पॉसिबल है, और आप अपना वो भी डिलीवरी एड्रेस होता है वहां पे टाइप कर देते हैं, मेंशन कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। ऑप्शन आपके पास आता है कि ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन पे करना चाहते हैं या कैश ऑन डिलीवरी करना चाहते हैं। कुछ प्रोडक्ट पे आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं मिलता है, और जिन पे मिलता है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उन पे कैश ऑन डिलीवरी के साथ में प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। ठीक है, प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर है जी यहां तक एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट एवरीवन? यस एंड नो? फर्स्ट टॉपिक चल रहा है, ओनली फर्स्ट टॉपिक, उसका बस हाफ पार्ट रह गया। फिर आता है डेटा ट्रांसफर ओवर इंटरनेट, यानी डेटा ट्रांसफर करना हमें ओवर इंटरनेट, एक प्लेस से मैं कहता हूं कि एक डिवाइस से मुझे दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करना है। तो अब आप लोग सोच लीजिए, 10th क्लास का टॉपिक है, 10th क्लास में सबने पढ़ा है कि डेटा ट्रांसफर हमें कैसे करना होता है, किन किन टेक्निक्स को हमें फॉलो करना होता है, कौन सी स्विचिंग टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफर करते हैं, वो टॉपिक है ये। आई थिंक वेरी सिंपल। कोई बताना चाहेगा डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स में? सबसे पहले तो आप कह सकते हैं कि दोनों डिवाइस जो कनेक्टेड हैं, दोनों के अंदर इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, दोनों इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में जो डेटा आपको सेंड करना है, उस डेटा को आपको क्या करना है, फिक्स साइज पैकेट्स में डिवाइड कर देना है, डेटा को ब्रोकन कर देना। अगर डेटा आपका साइज में बड़ा है तो आप क्या करोगे, उसको पैकेट्स की फॉर्म में डिवाइड कर लेंगे। करते हैं ऐसा ही? यस एंड नो? ठीक है, हर पैकेट के साथ में आप सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच करते हैं, दैट इज कंपलसरी, क्योंकि मैसेज जो आपका होता है साइज में अगर बड़ा हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको
इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स डिवाइड करेंगे स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में। अब जो पैकेट्स हो सकता है हमारे पास मैसेज ज्यादा हो और नंबर ऑफ पैकेट्स हमारे पास हर मैसेज के नंबर ऑफ पार्ट्स हैं, नंबर ऑफ पैकेट्स हैं, तो जब डेस्टिनेशन मान लीजिए कॉमन है सबका, वो मैसेज नंबर 1 उसके पैकेट्स भी आपके सेम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और मैसेज नंबर 2 है उसके पैकेट्स भी आपके सेम डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं और नंबरिंग भी हमने सेम कर रखी है कि पैकेट नंबर 1, पैकेट नंबर 2, पैकेट नंबर 3, पैकेट नंबर 4, इस फॉर्म में। तो रिसीविंग एंड पे जब डेटा पहुंचेगा, रिसीविंग एंड पे जब पैकेट्स पहुंचेंगे, तो रिसीविंग एंड पे क्या होगा, सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस वेरीफाई होगा। अकॉर्डिंग टू दैट वो मैसेज वहां पे क्या होंगे, रीअसेंबल होंगे, वो पैकेट्स वहां पे रीअसेंबल होंगे। ठीक है, तो वो एक्चुअल जो मैसेज आपने भेजा है, जो एक्चुअल पैकेट्स में जो इन्फॉर्मेशन आपने भेजी हो, वो मैसेज वहां पे क्या हो जाएगा, वो पैकेट्स वहां पे कंबाइन हो जाएंगे और जो एक्चुअल मैसेज आपने वहां पे लिखा था वो मैसेज वहां पे रिसीवर एंड पे रिसीवर रीड कर पाएगा कि ये मैसेज ये है। अगर आपने सोर्स एड्रेस या डेस्टिनेशन सोर्स एड्रेस अटैच नहीं किया होता तो मैसेज हमारे पास ज्यादा थे, पैकेट्स उनके अलग अलग डिवाइडेड थे, तो पैकेट नंबर 1 पहुंचा और मैसेज नंबर 1 का, और रिसीविंग एंड पे फिर पैकेट नंबर 2 पहुंचा लेकिन वो मैसेज नंबर 2 का पहुंच गया। तो रीअसेंबलिंग जब होगी तो मैसेज नंबर 1 और मैसेज नंबर 2 जब पैकेट नंबर 1 और पैकेट नंबर 2 जब रीअसेंबल होंगे, अगर वहां पे सोर्स और डेस्टिनेशन एड्रेस वेरीफाई नहीं होता तो पैकेट नंबर 1 मैसेज नंबर 1 का वहां पे अटैच हो गया है और पैकेट नंबर 2 मैसेज नंबर 2 का वहां पे अटैच हो गया, तो इन्फॉर्मेशन वहां पे क्या हो सकती है, मिक्सअप हो सकती है और जो एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप भेजना चाह रहे थे वहां पे मिक्सअप होकर के कुछ समझ ही नहीं आ रहा रिसीवर को। तो इस केस में इसलिए हमें क्या करना होता है, सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस हमें अटैच करना होता है एवरी पैकेट के साथ में। जो पैकेट्स आपने डिवाइड किए हर पैकेट के साथ में आप सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच करते हैं और वो पैकेट्स क्या करते हैं, हम सेंड करते हैं। पैकेट्स आपके डिफरेंट नेटवर्क को क्रॉस ओवर करते हुए, जैसे मैंने पैकेट्स यहाँ महेंद्रगढ़ से भेजा है तो महेंद्रगढ़ से मैं पैकेट भेजना चाह रहा हूँ दिल्ली, तो क्या होगा, महेंद्रगढ़ से नेटवर्क से वो स्विच करता हुआ कहां जाएगा, कनीना वाले नेटवर्क में जाएगा, फिर वहां से कहां पहुंचेगा, रेवाड़ी पहुंचेगा, रेवाड़ी से पटौदी पहुंचेगा, पटौदी से गुड़गांव पहुंचेगा और गुड़गांव से फाइनली वो दिल्ली पहुंचेगा। यानी कि अलग अलग पाथ को फॉलो करते हुए, इंटरनेट नेटवर्क कनेक्शन को फॉलो करते हुए, अलग अलग नेटवर्क से स्विच करते हुए वो डेटा आपका फाइनली डेस्टिनेशन पे पहुंचता है और वहां पे मैसेज आपका रीअसेंबल होता है, पैकेट्स आपके रीअसेंबल होते हैं। क्लियर है? ये होता है आपका डेटा ट्रांसफर ऑन द इंटरनेट। हमें डेटा को ट्रांसफर कैसे करना है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा डेटा ट्रांसफर, यस एंड नो? अगर क्लियर हो गया तो मुझे प्लीज एक बार रिप्लाई जरूर करें। यस सर। यस सर। ठीक है, देखो अब हमें करना है स्विचिंग टेक्निक्स, यानी कि स्विचिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हम यूज करते हैं, उनको हमें कैसे, डेटा को हमें कैसे ट्रांसफर करना है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स होती है जिनको हमें फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपके पास आती है सर्किट स्विचिंग, ठीक है, दूसरी आपके पास है मैसेज स्विचिंग और थर्ड आपके पास है पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग क्या होती है? सर्किट स्विचिंग क्या होती है, जिसमें आपके पास जो दो डिवाइस होंगे, एक कंप्यूटर है दूसरा कंप्यूटर, उनके बीच में एंड टू एंड कनेक्शन, हाँ जी, फिजिकल कनेक्शन होगा, एंड टू एंड कनेक्शन होगा, कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस होती है ये, एक तरीके से कनेक्शन ओरिएंटेड होते हैं दोनों डिवाइस। जैसे मैं कहता हूं भाई, एक एग्जांपल हम अपना एक रियल टाइम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मुझे क्या करना है, अपने मोबाइल फोन का डेटा कंप्यूटर सिस्टम में क्या करना है, ट्रांसफर करना है। मोबाइल फोन का डेटा मुझे कंप्यूटर सिस्टम में ट्रांसफर करना है, तो मेरे पास एक डेटा केबल है, मैंने क्या किया, डेटा केबल को मोबाइल फोन से कनेक्ट किया और कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया। अब आपके पास जो इंफॉर्मेशन मोबाइल फोन में है, तो क्या वो मोबाइल फोन की इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर नहीं करवा सकते, ट्रांसफर कर सकते हैं ना इजीली। ऐसे ही आप कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को भी वहां से, कोई आपके पास वीडियोज हैं, कोई इमेजेस हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको भी आप चाहो तो मोबाइल फोन में डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। सेम वे में आप कंप्यूटर्स के बीच में जो नेटवर्क आपके पास बना हुआ है, दो डिवाइस आपस में कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ वायर, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन मीडियम। अब उस केस में आपके पास इंटरनेट भी है, आप चाहो तो ये कंप्यूटर का डेटा दूसरे कंप्यूटर में इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि यहां पर सर्किट स्विचिंग में आपके पास 100% गारंटी है कि आपका एक डिवाइस का डेटा दूसरे डिवाइस में पहुंच जाएगा। यानी कि दिस स्विचिंग विल प्रोवाइड यू रिलायबल कम्युनिकेशन, रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा। डेटा का रिलायबल ट्रांसफर होता है, 100% डेटा आपका एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर हो जाता है इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। ठीक है, तो कह सकते हैं रिलायबल कम्युनिकेशन, रिलायबल ट्रांसफर ऑफ डेटा इन केस ऑफ सर्किट स्विचिंग। हाँ, फिजिकल कनेक्शन दोनों के बीच में होता है, दोनों डिवाइस फिजिकली कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। ठीक है, सर्विस आपकी कह सकते हैं स्लो हो सकती है बट रिलायबल है, 100% गारंटी है डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास
मैसेज स्विचिंग, तो कई बार तो देखो आपके पास यही आता है कि सर्किट स्विचिंग में और मैसेज स्विचिंग में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो सर्किट स्विचिंग होती है उनमें आपके पास क्या होता है, एंड टू एंड कनेक्टेड होता है, दोनों के बीच में फिजिकल कनेक्शन होता है। बट इन केस ऑफ मैसेज स्विचिंग देयर इज नो फिजिकल कनेक्शन, यानी कि दिस स्विचिंग टेक्निक इज यूज लाइक ए वायरलेस सर्विस, यानी कि वायरलेस कनेक्शन होता है, कोई कनेक्शन नहीं होता दोनों के बीच में, कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? जैसे मैं कहता हूं एक डिवाइस मेरे पास है, एक मोबाइल फोन आपके पास है, दूसरा मोबाइल फोन किसी दूसरे प्लेस पे अवेलेबल है, आप कोई मैसेज भेजना चाहते हैं तो आप मैसेज टाइप करते हैं। लेकिन मैसेज स्विचिंग में एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मैसेज स्विचिंग में आपके पास डेस्टिनेशन एड्रेस कंपलसरी होता है, यानी कि जिसको हमें मैसेज भेजना है उस यूजर का कॉन्टेक्ट नंबर, उसका एड्रेस आपके पास होना चाहिए जिसको हमें डेटा ट्रांसफर करना है। सो मैसेज स्विचिंग में डेस्टिनेशन एड्रेस कंपलसरी होता है, वो आप अटैच करेंगे विद डेटा पैकेट, डेटा के साथ में आप उसको अटैच करेंगे और फिर आप इस मैसेज को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेज सकते हैं। एक और पॉइंट मैं रखना चाहूंगा यहाँ पे कि रिलायबल कम्युनिकेशन, हम कंप्लीटली रिलायबल कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, क्योंकि वहां पे तो देखो एंड टू एंड कनेक्टेड थे दोनों डिवाइस, कोई डिस्टेंस भी ज्यादा नहीं थी, तो हम वेरीफाई कर सकते थे डेटा हमारा ट्रांसफर हुआ कि नहीं हुआ। अगर फिजिकली दोनों डिवाइस आपस में कनेक्ट हो गए तो ऑब्वियसली बात है डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। बट इन केस ऑफ मैसेज स्विचिंग, अगर दूसरा डिवाइस आपका नेटवर्क के इनसाइड नहीं है, नेटवर्क से कनेक्टेड नहीं है, तो इन केस आपका डेटा हो सकता है कि वहां डेस्टिनेशन पे ना पहुंचे, ऐसा भी पॉसिबल है इन केस ऑफ मैसेज स्विचिंग, क्योंकि ये वायरलेस सर्विस है। ठीक है, बट फास्ट होगा, क्योंकि फास्ट कैसे होगा, कितने डिस्टेंस पे डेटा आप भेज रहे हैं, विद इन 1 सेकंड आपका मैसेज यहां से आप चाहो तो एक आपकी प्लेस से दूसरे प्लेस पे आप भेज सकते हैं और डेटा आपका रिसीव वहां पे हो जाता है, मैसेज आपका रिसीव डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता है, अगर नेटवर्क से वो डेटा वो डिवाइस कनेक्टेड है तो। ठीक है, क्लियर है यहां तक सर्किट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग? अगर किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज एक बार रेज हैंड करे। इफ यू वांट टू रिपीट आई विल रिपीट अगेन, अगर आप कहोगे तो। यहां तक का पार्ट क्लियर है सबको, सर्किट स्विचिंग एंड मैसेज स्विचिंग में? यस सर। ठीक है, थर्ड स्विचिंग टेक्निक हमारे पास आती है पैकेट स्विचिंग। देखो पैकेट स्विचिंग क्या होती है, मैसेज स्विचिंग का ही हम पार्ट बोल सकते हैं एक तरीके से। अगर मैसेज आपका साइज में ज्यादा होता है, बड़ा होता है, अगर डेटा एक मैसेज का पर्टिकुलर लिमिट होती है कि मैसेज में आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टाइप कर सकते हैं, उस लिमिट के बाद में अगर क्रॉसओवर डेटा आपका होता है, डेटा आपका लेंथ में ज्यादा है, बड़ा है, तो हम क्या करेंगे उस मैसेज को स्मॉल स्मॉल पैकेट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे मैंने पहले डेटा ट्रांसफर टेक्निक्स में बताया था। सेम वे में हम पैकेट स्विचिंग में क्या करेंगे, नंबर ऑफ पैकेट्स डिवाइड कर लेंगे। अगर मैसेज हमारा बड़ा तो मैसेज को हम नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड करेंगे और हर पैकेट के साथ में सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस हम अटैच करके चलेंगे और उसके बाद में हम डेटा पैकेट को सेंड करेंगे, ताकि रीअसेंबलिंग जब रिसीविंग एंड पे हो तो उस टाइम पे हर पैकेट का हम सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस वेरीफाई करके और उनको आपस में क्या कर दें, हम एक सेम मैसेज में दोबारा से कन्वर्ट कर दें, वहां पे रीअसेंबलिंग हो जाए, ओरिजिनल फॉर्म में हम वापस उसको क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। पेपर में देखो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैसेज स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग में डिफरेंस क्या होता है, तो एक तो इन दोनों में कॉमन होता है कि दोनों ही क्या है, वायरलेस सर्विस है, कोई दोनों में ही फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है, लेकिन सर्किट स्विचिंग में फिजिकल कनेक्शन होता है। अगर तीनों में कंपैरिजन पूछे तो देखो यहाँ पे मैसेज स्विचिंग में वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, वायरलेस कनेक्शन होता है, यहाँ पे कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता है। ये भी आपकी कनेक्शन लेस सर्विस है, यानी कि वायरलेस सर्विस है, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या है, मैसेज और पैकेट स्टोर एंड फॉरवर्ड टेक्निक्स है दोनों, जबकि सर्किट स्विचिंग नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बढ़िया। और उसके बाद में एक और डिफरेंस आप बताना चाहिए मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग में, एक और डिफरेंस। सर मल्टीपल रूट से डेटा जा सकता है, लेकिन सर्किट स्विचिंग में डेटा मतलब रूट फिक्स होता है। रूट फिक्स होता है, ऑब्वियसली बात है, जब हमने एक वायर कनेक्ट कर रखा है तो उसी वायर के थ्रू डेटा क्या हो रहा है, आपका ट्रांसफर हो रहा है, डेटा आपका उसी चैनल को फॉलो करते हुए रिसीविंग एंड पे पहुंच रहा है। यहाँ पे आपके पास रूट ज्यादा हो सकते हैं, जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उससे डेटा आपका पहले पहुंचेगा। अगर आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हमारे पास नंबर ऑफ पाथ ज्यादा है, तो आप ये चीज ध्यान रखें, जब सेंडर एंड से डेटा ट्रांसफर होता है तो डेटा आपका रिलीज हर पाथ पे होता है, हर नेटवर्क के थ्रू डेटा आपका ट्रेवल होता है, हर पाथ को फॉलो करते हुए डेटा ट्रांसफर होगा। जैसे मैं रियल टाइम एग्जांपल लेकर चलूं, जो आप यहां से दिल्ली जा रहे हैं तो हो सकता है आप रेवाड़ी को फॉलो करते हुए पटौदी साइड से जाएंगे, तो वहां पे आपको जाम वो भाई व्हीकल जाम हो सकता है, तो आपके पास दूसरा अल्टरनेट क्या था, आप हाईवे से निकल सकते थे गुड़गांव सीधा। ठीक है, तो यानी कि हमें हर पाथ को फॉलो करना है। डेटा जब सेंडिंग एंड से ट्रांसफर होगा तो वो जितने पाथ्स होंगे उन पाथ पे डेटा आपका रिलीज कर दिया जाएगा, जिस पाथ से डेटा आपका रिसीविंग एंड पे पहुंच जाएगा वो डेटा आपका वहां पे एक्सेप्ट हो चुका है। तो अगर वो सेम डेटा दोबारा से रिसीविंग एंड पे पहुंचता है तो वहां पे वो क्या कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है कि डेटा आपका ऑलरेडी क्या हो चुका है,
पहुंच चुका है तो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा रिसीविंग एंड पे, क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ से वो डेटा पहले पहुंच चुका होगा। ठीक है, मैसेज स्विचिंग में और पैकेट स्विचिंग में एक और डिफरेंस होता है, एक और डिफरेंस होता है। मैंने कहा था मैसेज स्विचिंग में हम हर ब्लॉक्स ऑफ मैसेजेस होते हैं, जबकि उसके अंदर पैकेट्स होते हैं। हाँ जी, उसमें मैसेज होता है, इसमें फिक्स्ड साइज के। वो भी एक डिफरेंस और होता है, एक डिफरेंस और होता है, प्लीज बताइएगा कोई बताना चाहे। इसमें देखो मैंने कहा था मैसेज स्विचिंग में हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच करते हैं मैसेज के साथ में, डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच करते हैं। बट इन केस ऑफ पैकेट स्विचिंग आपको सोर्स एड्रेस दोनों अटैच करने पड़ते हैं। एड्रेस दोनों अटैच करने पड़ते हैं हर पैकेट के साथ में। हर पैकेट के साथ में आपको सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस को अटैच करना पड़ेगा। अटैच क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैसेज आपने नंबर ऑफ पैकेट्स में डिवाइड किया है उसके साथ में हमने सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस अटैच कर दिया है। अगर मैसेज हमारे पास ज्यादा है, उसके पैकेट्स हमने डिवाइड कर रखे हैं, तो रिसीविंग एंड पे हमारे पास रिसीवर कॉमन है और वहां पे क्या होना चाहिए, आपकी पैकेट्स की रीअसेंबलिंग होगी, हर मैसेज की रीअसेंबलिंग होगी, तो पैकेट्स वहां पे कहीं मिक्सअप में ना हो जाए, इसीलिए हर पैकेट का सोर्स एड्रेस और डेस्टिनेशन एड्रेस वेरीफाई किया जाता है, उसकी कोरस्पॉन्डिंग आपके मैसेज की रीअसेंबलिंग होती है वहां पे। ठीक है, और उसके बाद में आपका ओरिजिनल फॉर्म में मैसेज कन्वर्ट हो जाता है और उस मैसेज को आप वहां पे रीड कर सकते हैं क्या मैसेज रिसीविंग एंड से आया है, सेंडिंग एंड से आया है। क्लियर है सबको? अगर क्लियर तो प्लीज यस कर दें कि हाँ जी क्लियर हो गया यहां तक अपार। यस सर। बहुत आसान है, यस सर। 100% ये एग्जाम में आएगा, तो अच्छे तरीके से इनको आप पढ़ लेंगे। इंटरनेट क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, और उसके बाद में डेटा ट्रांसफर ओवर इंटरनेट, उसमें तीनों टेक्निक आपके सर्किट स्विचिंग, मैसेज स्विचिंग और पैकेट स्विचिंग, ये तीनों टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। इसके कोरस्पॉन्डिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे, देखो पहले बता रहा हूं मैं, चाहे वो टर्म टेस्ट हो चाहे वो आपका मेन एग्जाम हो, वहां पे भी ये क्वेश्चन आएगा 100%। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसके बाद में नेक्स्ट आता है डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी, यानी कि डेटा कम्युनिकेशन जब हम करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के बीच में, तो यानी कि किन किन टर्मिनोलॉजी को हमें यूज करना होता है। सबसे पहले एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब हम डेटा ट्रांसफर करेंगे तो हमारे पास एक चैनल होना चाहिए। चैनल को क्या हो सकता है, आपका वायर्ड चैनल हो सकता है या फिर वायरलेस हो सकता है। वायर जैसे आपके पास एक डिवाइस को दूसरी डिवाइस से आपने एक वायर से कनेक्ट किया, दैट इज चैनल, दैट विल प्रोवाइड यू ए मीडियम टू ट्रांसफर डेटा। क्लियर है कि नहीं है? यानी कि एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस के साथ में आपको कनेक्ट करना है तो आपको एक चैनल की जरूरत होती है। किस चैनल को फॉलो करते हुए डेटा आपका रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा, तो चैनल क्या हो सकता है आपका, वायर हो सकती है। एक मोबाइल फोन को मैंने कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्ट किया विद द हेल्प ऑफ वायर, दैट इज चैनल। समझ आ गया सबको? ठीक है, यस एंड नो? यस सर। दूसरा आता है बाउड रेट। एक तरीके से इसमें देखो क्या होगा, इसमें आपका सिग्नल जब हम डेटा को कन्वर्ट कर देते हैं सिग्नल में, तो सिग्नल क्या होता है, आपका डिस्क्रीट सिग्नल होता है। यानी कि सिग्नल एक बार 0 पे जा रहा है, एक बार 1 पे जा रहा है, एक बार 0 पे जा रहा है, एक बार 1 पे जा रहा है। चैनल यानी कि सिग्नल आपका क्या हो रहा है, सेकंड बाय सेकंड, पर सेकंड क्या हो रहा है, सिग्नल आपका चेंज हो रहा है ना, जैसे आपके साइन वेव में डेटा जाता है, ठीक है, या फिर एनालॉग सिग्नल में आप कन्वर्ट करते हैं, या फिर डिजिटल सिग्नल में करते हैं। डिजिटल में करते हैं 0 और 1 की फॉर्म में होता है, या फिर एनालॉग में क्या होगा, साइन वेव में डेटा आपका ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो सिग्नल आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड, उसी को क्या बोलेंगे हम, बाउट बोलेंगे। ठीक है, ये वाला आपका यहां पे रहेगा। बैंडविड्थ क्या होता है, कितना डेटा यानी कि कितना डेटा आपका एक टाइम पे आप कम्युनिकेशन चलने के थ्रू भेज पा रहे हैं, पर सेकंड में कितना डेटा आप ट्रांसफर कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। और बैंडविड्थ को हम किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में मेजर करते हैं, मेजरिंग यूनिट ऑफ बैंडविड्थ। ये भी पेपर में पूछा जाता है कई बार कि हम बैंडविड्थ में डेटा को कैसे मेजर करते हैं। हाँ जी, बताना चाहेंगे प्लीज, बोलिए। सेकंड वाला रिपीट करना सर। इसमें ये होता है कि हम जब डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजते हैं, तो सबसे पहले देखो डेटा को हमें क्या करना होता है, एक फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। या तो हम एनालॉग सिग्नल में, एनालॉग को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, तो डिजिटल डेटा क्या होता है आपका, डिस्क्रीट होता है। एक बार 0 पे होता है, एक बार 1 पे होता है, एक बार 0 पे होता है, एक बार 1 पे होता है, क्योंकि डिजिटल सिग्नल आपका क्या होता है, 0 और 1 की फॉर्म में होता है। तो वहां पे सिग्नल आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो क्या करेगा ये, यहाँ पे द नंबर ऑफ चेंजेस इन सिग्नल पर सेकंड इज नोन एज बाउट। इसी को हम क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं। यानी कि ट्रांसफर रेट कैसे चेंज होगा आपका डेटा, एक बार 0 हुआ, एक बार 1 हुआ, तो उसको क्या कर रहा है वो, उसी को क्या बोल रहे हैं हम, इसी चेंजमेंट को क्या बोल रहे हैं सिग्नल में, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, बाउट रेट बोल रहे हैं एक तरीके से। समझ आ गया सबको? यानी कि डिस्क्रीट सिग्नल होता है एक तरीके से। डिजिटल सिग्नल क्या होता है आपका, डिस्क्रीट फॉर्म में होता है, एक बार 0 होता है, एक बार 1 होता है, एक बार 0 होता है, एक सर बार इसकी लास्ट लाइन समझाना है, जो लिखा हुआ वन बोर्ड रिप्रेजेंट्स ओनली वन सिग्नल। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं। यानी कि जैसे 0 की फॉर्म में डेटा रहा तो वहां पे 1 हो गया, जब वो 1 हो गया तो वहां पे 2 आ जाएगा। जैसे वो डाउन आएगा, एक डिजिट और बढ़ जाएगी, 0 पे आया तो दोबारा डिजिट बढ़ गई, यानी कि वो अलग अलग फॉर्म में आपका कन्वर्ट होता रहेगा। अब आया समझ में? नो सर।
जैसे आपको एक 8 डिजिट का डेटा भेजना है, 1 बाइट का डेटा भेजना है, 1 बाइट में कितनी बिट होती है? 1 बाइट में कितनी बिट होती है? 8 बिट होती है। तो 8 बिट में जैसे मेरे पास पहली डिजिट है 0, तो 0 आपके पास एक डिजिट होगी, यानी कि वो एक डिस्क्रीट सिग्नल हो गया तरीके से। फिर 1 हुआ, वहां पे चेंज हुआ, तो एक वो 1 बाउट रिप्रेजेंट 1 डिजिट ओनली, 1 सिग्नल। ठीक है, उसमें कितना कैसे फॉर्म में हम कन्वर्ट करें? तो 0 1 1 के बाद में फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, इसी को बोलते हैं हम डिस्क्रीट सिग्नल। और डिस्क्रीट सिग्नल आपका डिजिटल सिग्नल ही होता है। अब क्लियर है सबको? नेक्स्ट आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होती है? अमाउंट ऑफ डेटा हम ट्रांसफर करते हैं एक टाइम पे, एक सेकंड में, यानी कि कितना डेटा हम एक टाइम पे एक चैनल के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं, वो क्या होती है? उसकी बैंडविड्थ होती है। यानी कि सिग्नल, एक चैनल की कैपेसिटी कितनी है डेटा ट्रांसफर करने की? 1 बाइट ट्रांसफर कर रहा है, वो 2 बाइट ट्रांसफर कर पा रहा है, वो 3 बाइट ट्रांसफर कर पा रहा है, 4 बाइट ट्रांसफर कर पा रहा है। जितनी लिमिट में, जितनी स्ट्रेंथ में डेटा वो ट्रांसफर कर पा रहा है, दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। समझ आया कि नहीं आया? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। यस सर। और हर्ट्स आपका कितना होता है? 103 हर्ट्स, यानी कि 103 हर्ट्स इक्वल टू 1 किलो हर्ट्स होता है। और 103 किलो हर्ट्स को हम 1 मेगा हर्ट्स बोलते हैं। ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा? गीगा हर्ट्स आ जाएगा। ऐसे आप बढ़ाते जाएंगे सिग्नल्स को। ठीक है, तो ये आपकी डेटा टर्मिनोलॉजीज कुछ होती है। इसके बाद में और भी है डेटा एंड सिग्नल। अब ऑब्वियस सी बात है, जब हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए, जिसको हमें भी क्या करना है? ट्रांसफर करना है। और डेटा को हम सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं। सिग्नल कौन सा होगा? एनालॉग सिग्नल या फिर डिजिटल सिग्नल? समझ आया कि नहीं आया? देखो, एक सेंडर एंड होता है, एक रिसीविंग एंड होता है। सेंडर एंड पे हमने क्या किया? सबसे पहले डेटा या मैसेज राइट किया, जिसको हमें क्या करना है? रिसीविंग एंड पे सेंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो सेंडर एंड पे डेटा है उसको किसी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। यानी कि जैसे मेरे पास डेटा है एनालॉग फॉर्म में, मैं उसको पहले क्या करूंगा? डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा या फिर एनक्रिप्ट करूंगा। क्योंकि हम चाहते हैं कि चैनल को सिक्योर कर दिया जाए, कोई इन बिटवीन कोई अटैकर या हैकर उस इंफॉर्मेशन को रीड ना कर पाए। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? हम उस डेटा को एनकोड कर दें, एनकोडिंग अप्लाई करें, चेंज कर दें डेटा को बिल्कुल ही। जो मैसेज आपके पास एक्चुअल मैसेज है उसको हम किसी दूसरी फॉर्म में, दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दें, दैट इज कॉल्ड एनकोडिंग। यानी कि सेंडर एंड पे डेटा हमने राइट किया, मैसेज हमने राइट किया, और सेंडिंग एंड पे ही हमारे पास क्या है? एनकोडर लगा हुआ है। यानी कि एनकोडर लगा हुआ वो क्या कर रहे हैं? या मॉडम लगी हुई है, मॉड्यूलेटर क्या करेगा? उसी जो सेंडर एंड पे डेटा उसको दूसरे फॉर्म में, यानी कि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया हुआ सिग्नल फॉर्म में डेटा हम ट्रांसफर करेंगे थ्रू द चैनल। और रिसीविंग एंड पे क्या होगा? हमारे पास डिकोडर होगा, यानी कि डीमॉड्यूलेटर होगा, जो क्या करेगा? जो डिजिटल फॉर्म में डेटा आपने कन्वर्ट किया था उसको दोबारा से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, दोबारा से उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देगा। और रिसीविंग एंड पे जो डेटा है, जो एक्चुअल मैसेज था, वो वहां पे वो रीड कर सकता है रिसीविंग एंड पे। समझ आया? डेटा एंड सिग्नल समझ आया कि नहीं आया? यस सर। देखो, कम्युनिकेशन हमें क्या करना है? एस्टैब्लिश करना बिटवीन टू डिवाइस, यानी कि एक सेंडर एंड पे हमें डेटा ट्रांसफर करना है। तो कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया, किस ट्रांसमिशन मीडिया को हम फॉलो करेंगे? हमारे पास 2 ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं, एक तो गाइडेड मीडिया होता है, एक अनगाइडेड मीडिया होता है। गाइडेड मीडिया वो होता है जो आपका वायर्ड की फॉर्म में होता है, यानी कि जो क्या होता है? कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। एक होता है वायरलेस कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं अनगाइडेड मीडिया। समझ आ गया? कनेक्शन जो चैनल आपके पास है वो कौन सा ट्रांसमिशन मीडिया आप यूज कर रहे हैं? क्या आप कनेक्शन ओरिएंटेड यूज कर रहे हैं या फिर कनेक्शन लेस यूज कर रहे हैं? क्योंकि हमें क्या करना है? डेटा को ट्रांसफर करना है सेंडर एंड से रिसीविंग एंड पे। जो डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है वो किस ट्रांसमिशन मीडियम को फॉलो करते हुए, किस ट्रांसमिशन मीडिया को फॉलो करते हुए डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं? क्या वो आपका वायरलेस मीडियम है? क्या वो आपका वायर्ड मीडियम है? वो होता है आपका कम्युनिकेशन एंड ट्रांसमिशन मीडिया। समझ आ गया सबको? सर ये डायल अप कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन की तरह ही है क्या? ये डायल अप कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन तो हम इंटरनेट को यूज कर रहे हैं। ट्रांसमिशन मीडिया जैसे मैं कह रहा हूं, मोबाइल फोन से मैंने डेटा ट्रांसफर किया कंप्यूटर से विद द हेल्प ऑफ वायर, एक मैंने किया विद द हेल्प ऑफ ब्लूटूथ, तो वो कौन सा हो गया आपका? कौन सा हो गया? वायरलेस हो गया। तो ये इस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में आप डेटा भेज रहे हैं, वो किस ट्रांसमिशन मीडिया से भेज रहे हैं? वो आपके पास गाइडेड मीडिया है या फिर अनगाइडेड मीडिया है? ये टॉपिक आपका नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक आपका आएगा, जो नेक्स्ट 2 टॉपिक्स बचते हैं ना इसी कंप्यूटर नेटवर्क में, उसमें आपका यही पढ़ेंगे हम ट्रांसमिशन मीडिया कौन कौन से हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास 2 टाइप की ट्रांसमिशन मीडिया होती है। एक होता है आपके पास गाइडेड मीडिया, यानी कि वो होता है आपका वायर्ड फॉर्म में। एक होता है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया, जिसको हम बोलते हैं वायरलेस। उसमें आपके पास आ सकता है जैसे सैटेलाइट कम्युनिकेशन आपका होता है, सैटेलाइट के फॉर्म में हम करते हैं, ठीक है, या फिर वायरलेस फॉर्म में हम करते हैं। वो आपका रहेगा किसमें?
वायरलेस में। और कनेक्शन ओरिएंटेड में यानी कि जो गाइडेड मीडिया होगा कौन सा होगा हमारे पास? एक तो कोएक्सियल केबल होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, ठीक है। ये आपका गाइडेड मीडिया में यानी कि कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस आपके पास है। समझ आ गया सबको? चलें आगे। यस सर। नेक्स्ट लास्ट एंड फाइनल वन, इसी में लास्ट आता है डेटा ट्रांसफर रेट। आपको ये बताना चाहिए डेटा ट्रांसफर रेट क्या होती है। एक सेकंड में आप कितना डेटा ट्रांसफर कर पा रहे हैं पर सेकंड में, कितना बिट डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज डेटा ट्रांसफर रेट। अब मैं कहूंगा जैसे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन जब आप यूज करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पे ऊपर लिखा होता है 28 किलोबाइट पर सेकंड, 100 किलोबाइट पर सेकंड, 1 एमबीपीएस पर सेकंड, वो होती है डेटा ट्रांसफर रेट। एक होता है आपके पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड का मतलब होता है डेटा आप एक्सेस कर रहे हैं, डेटा आप खुद क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, खुद कहीं ना कहीं आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है, और वो जो इंफॉर्मेशन आपके पास डाउन अपवर्ड जाती है वो इंफॉर्मेशन आप क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। अपवर्ड और डाउनवर्ड की स्पीड जो चलती है आपकी वहां पे 128 किलोबाइट पर सेकंड, ठीक है, 100 किलोबाइट पर सेकंड, समथिंग ऐसे करके आपके पास क्या होती है, एक ट्रांसफर रेट होती है, उसी को बोलते हैं डेटा ट्रांसफर रेट। कितनी ट्रांसफर रेट के साथ डेटा आपका ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड डेटा ट्रांसफर रेट। क्लियर है कि नहीं है? आई थिंक एवरीथिंग क्लियर हो गया सबको। किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज बताएं।